गोइंग वेरी स्लो। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले या एंड पे एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ओके, इफ़ आई एम डूइंग एफर्ट्स आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू डू सम एफर्ट्स। ओके, पुट योर एफर्ट्स, गो थ्रू द चैप्टर एंड देन अटेम्प्ट द वर्कशीट। एक बार वीडियो देखो, चैप्टर खुद से पढ़ो और फिर वर्कशीट अटेम्प्ट करो। यू हैव टाइम फ्रॉम 1 to 6 टू सबमिट योर वर्कशीट। किसी को कोई जल्दी तो है नहीं। तो आप जब क्लास का टाइम होता है उस टाइम पे आप वीडियो को देखो, उस टाइम पे कोई डाउट हो पूछ लो तुरंत के तुरंत। ओके, सो द पॉइंट इज़ इफ़ आई एम पुटिंग एफर्ट्स in making a video 20 minute long, you have to put some efforts to see it and go through it. So now we had done a turbulent time, the 1905 revolution। उसमें हमने ब्लडी संडे के बारे में पढ़ा था और कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, और 1905 रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और ब्लडी संडे वाज एन इंसिडेंट जिसके बाद के सारे इंसिडेंट्स आर नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। और हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा था रशिया की। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने डिस्कस करा था कि अलाइड पावर कौन सी थी और सेंट्रल पावर कौन सी थी। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रशिया एंटर कैसे करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसने क्यों पार्टिसिपेट करा था। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट स्टार्टेड विद जब ऑस्ट्रिया हंगरी का जो ड्यूक था उसका असैसिनेशन हुआ था। उसके असैसिनेशन हुआ था जो फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या करा था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर टाइप्स का अल्टीमेटम दे दिया था। सर्बिया का एलाय था रशिया। रशिया ने लिया हुआ था कि अगर सर्बिया को वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर। तो जब सर्बिया पे हमला होने का वो हो रहा था तब रशिया ने अल्टीमेटम दिया था ऑस्ट्रिया हंगरी को। और जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी एली थी जर्मनी की। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे बिल्डअप होने लग गया था सब, बिकॉज सारी जो मेन पावर्स हैं वो एक साथ आने लग गई थी या एक दूसरे के खिलाफ आने लग गई थी। सो स्पेशली जर्मनी का बहुत बड़ा रोल था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड ऑफ कोर्स। Now coming back to the chapter. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. अब जब स्टार्ट हुई थी तब बहुत पॉपुलर था कि they are fighting for Serbia। और जो ड्यूक था, ड्यूक कह रही हूँ, द रूलर Tsar Nicholas, वो भी अच्छे ही डिसीजंस ले रहा था। पर जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू हुई, war is always reciprocal और equivalent, equal है डिस्ट्रक्शन के। वॉर को कभी ग्लोरीफाई करना इज़ ऑलवेज रॉन्ग। वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाती है अपने साथ बहुत सारा, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो। तो जैसे जैसे वॉर बढ़ी, कंटिन्यू हुई, सार ने कंसल्ट करना छोड़ दिया मेन पार्टीज इन द ड्यूमा में। अभी हमने पीछे पढ़ा था व्हाट इज़ अ ड्यूमा। तो सार ने कंसल्ट करना छोड़ दिया। तो इसी वजह से सपोर्ट वॉर थिन, जो लोगों का सपोर्ट था किंग के लिए वो कम पड़ने लग गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। अभी हमने बताया बिकॉज जर्मनी ऑपोजिट साइड से लड़ रहा था, तो रशिया के मन में जो लोग थे वहाँ के, उनके में एंटी जर्मन फीलिंग्स आ गई, मतलब जर्मनी के ख़िलाफ़ फीलिंग्स आ गई। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। अभी हमने पीटर्सबर्ग के बारे में पढ़ रहे थे 1905 में रेवोल्यूशन भी।
तो वी हैव हर्ड द नेम सेंट पीटर्सबर्ग, बट इसका नाम रीनेम कर दिया गया था, इसको रीनेम कर दिया गया था। अब इसका नाम कर दिया था पेट्रोग्राड। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग वॉज अ जर्मन नेम, तो उसको उन्होंने नाम बदल के कर दिया पेट्रोग्राड। नाउ जो सार निकोलस II की वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन ओरिजिन की थी, मतलब वो उनका जो बर्थ हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर भी लोगों के मन में बहुत रिजेंटमेंट था। The Tsarina Alexandra's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. So उसकी जो वाइफ थी उसका ओरिजिन मतलब उसका प्लेस ऑफ बर्थ और उसके पुअर एडवाइसर स्पेशली अ मॉन्क नेम्ड रास्पुतिन, उसने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर बना दिया था। The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. Now, this is something very important. अब थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं। जो there were two fronts in the First World War था, एक था ईस्टर्न फ्रंट और एक था वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट लाया करता था, एक्चुअली ईस्टर्न फ्रंट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ओके, ईस्टर्न फ्रंट को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के नाम से करा जाता है। उसकी लोकेशन थी पूरा इंटायर फ्रंटियर बिटवीन रशियन एम्पायर एंड रोमेनिया एक साइड पर, और दूसरी साइड पर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी। सो आप देख रहे हो एक साइड पे बहुत ज़्यादा लोग थे और एक साइड पे सिर्फ रशियन एम्पायर और रोमेनिया ही थे। दिस इज़ नोन एज द ईस्टर्न फ्रंट। और ईस्टर्न फ्रंट की जो लड़ाई है वो चली थी 1 अगस्त 1914 से लेकर 7 मई 1918 तक। सो ईस्टर्न फ्रंट में इट वॉज वेरी बिग, द लाइन वॉज ऑल्सो वेरी बिग, और इसमें ईस्टर्न फ्रंट में जीती थी सेंट्रल पावर्स, मतलब रशिया हार गई थी, ठीक है। पर वेस्टर्न फ्रंट में उल्टा था। वेस्टर्न फ्रंट कहीं ना कहीं इट मार्क्ड द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। तो वेस्टर्न फ्रंट में अलाइड की विक्ट्री हुई थी, मतलब जो रशिया है जो वो जिस साइड पे थी उस साइड की विक्ट्री हुई थी, और आर्म्स फाइट भी यहीं पे ही बंद हो गई थी वेस्टर्न फ्रंट पर ही। और वेस्टर्न फ्रंट में आपका इंक्लूड होता है बेल्जियम, नॉर्थ ईस्ट फ्रांस, लग्जमबर्ग, वेस्ट जर्मनी और ये सब। और ये चली थी 4 अगस्त 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। सो आप देख रहे हो कि मतलब इट वाज वेरी बहुत बड़ी ही चली थी, और एक ही जगह पे एक वॉर होके ख़त्म नहीं हो गई थी। न्यूमरस वॉर्स वर फॉट फॉर ईयर्स। अब इन दी वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। अब वेस्ट में आर्मीज ट्रेंचेस से लड़ती थी जो ईस्टर्न फ्रांस तक थे, और ईस्ट में आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। अब ईस्ट साइड में आर्मीज ने काफ़ी मूव भी करा था और फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज़, मतलब कैजुअलिटीज़ भी बहुत सारी हुई थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। अब एज मैंने बताया ईस्टर्न फ्रंट पे ये हार गए थे, अलाइड पावर्स हार गई थी, तो डिफीट शॉकिंग भी थी और डीमोरलाइजिंग भी थी। Russia's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. जो रशिया की आर्मी थी वो हार भी गई थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. कितनी casualties थी? कम से कम 7 million casualties.
As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. अब जैसे वो लोग रिट्रीट कर रहे थे, रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दी क्रॉप्स और बिल्डिंग्स, जिससे एनिमी जो है वो लैंड पे मतलब इतनी ईजिली ना रह पाए. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. अब डिस्ट्रक्शन क्रॉप्स की जब हुई और बिल्डिंग्स की, उसने 3 मिलियन रेफ्यूजीज सिर्फ रशिया में ही कर दिए थे. द सिचुएशन डिस्क्रेडिट द गवर्नमेंट एंड द सार. अब ये जो सिचुएशन थी उसने और डिस्क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हार भी गई थी रशिया. उसने गवर्नमेंट को भी डिस्क्रेडिट करा और सार को भी, रूलर को भी डिस्क्रेडिट करा. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. और सोल्जर्स भी को भी ऐसी लड़ाई लड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. ना एज वी आर सीइंग दिस फोटो, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे सोल्जर्स हैं, एंड दे आर ऑल फ्रॉम रशिया. दे आर ऑल रशियन सोल्जर्स. Russian soldiers during the First World War. The Imperial Russian Army came to be known as the Russian Steamroller. It was the largest force in the world, क्योंकि रशिया कंट्री भी बहुत बड़ी है. When this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, the Tsarist power collapsed. अब जब इस आर्मी ने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करी और रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने लगी, तो सार की पावर गिर गई. ना आई होप कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी. पर अगर आपको इस चैप्टर से हट के आपको और इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर योर क्यूरोसिटीज़. Now coming to the next paragraph. The war also had a severe impact on industry. अब मैंने जैसे बताया, वॉर सिर्फ ग्लोरी के लिए नहीं बनी है कि जीतना, अगर जीत गए तो इट्स वेरी गुड. नो, वॉर्स दोनों साइड ही डिस्ट्रक्शन लाती हैं, और स्पेशली जिस लैंड पे वो लड़ी गई हैं उस लैंड पे तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है. तो वॉर सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री कैसे लाया, हम ये देखते हैं इसमें. रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी. अब रशिया ने इंडस्ट्रीज़ में ऐसे सफ़र करा क्योंकि रशिया के पास थी थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़, और उसकी सप्लाईज भी कट कर दी गई थी बाय जर्मनी. जर्मनी ने कैसे, क्योंकि जो गुड्स आने थे, जो सामान आना था, वो बाल्टिक सी से आना था, जो जर्मनी ने बंद कर दिया था रशिया के लिए. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप. अब जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट था वो डिसइंटीग्रेट मतलब बटा बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से. By 1916 रेलवेज लाइन began to break down. और 1916 तक तो रेलवे लाइंस भी थी, वो भी टूटने लग गई थी. Now able bodied men were called upon to war. able bodied मतलब जिनकी बॉडी ठीक ठाक थी, चाहे इनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी उस टाइम पे इतनी, पर जो एबल बॉडीज़ थी, जो सही बॉडीज़ थी, मेन, उनको बुला लिया गया था वॉर के लिए, चाहे वो वर्कर्स ही थे. पर अब जब आप अपनी सिविलियंस को बुला लोगे वॉर पे, तो वो जो काम करते हैं उसकी वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और लेबर शॉर्ट पड़ जाएगी. तो एज अ रिज़ल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन.